चीफ जस्टिस हैं जो सो मोटो लेते हैं, इससे पहले भी तो लेते रहे हैं, बड़े बड़े सो मोटोज लिए हैं। जब हमारे साकिब निसार साहब मुल्तान के हॉस्पिटल्स में जाके वहां अचानक घुस जाते थे और वहां लोगों को मुअत्तल कर देते थे, तो उस वक्त हमारे हुक्मरान सारे सोए हुए थे। उससे पहले हमारे जो चीफ जस्टिस साहबान थे वो सो मोटो एक्शन लेते थे, सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी लेते थे, सजाद अली शाह साहब लेते थे, इस दौरान खोसा साहब, जितने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आए हैं सारे लेते थे। और अगर सो मोटो भी ना हो तो हमारे लोगों को, क्योंकि जितने लोकल हमारे इदारे हैं, FIA है, एंटी करप्शन है, या बाकी हमारी इदारों के अंदर तो कोई सिस्टम ही नहीं है हमारा। फॉर एग्जांपल हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, और उन प्राइस कंट्रोल कमेटीज के जो लोग हैं वो तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन आपने देखा आज तक कहीं किसी जगह कभी कंट्रोल नहीं हुई कमेटी को आपने कंट्रोल करते हुए देखा हो? कोई नहीं है। अगर जब बाकी सारे इदारे काम नहीं करेंगे तो फिर किसी ने तो आके करना है। हाँ, आज अगर बिलावल भुट्टो साहब ये तनकीद कर रहे हैं साकिब निसार साहब के कि वो डैम फंड क्यों इकट्ठा कर रहे थे, वो डैम क्यों बनाने की बात कर रहे थे, बिल्कुल बिलावल भुट्टो साहब आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन क्या उस वक्त आपके लोग, चाहे आप तो उस वक्त MNA भी थे लेकिन आप उस वक्त शायद चेयरपर्सन नहीं थे पार्टी के अपनी के, उस वक्त क्या पीपल्स पार्टी सोई हुई थी? क्या आप सड़कों पे आए थे? क्या आपने रोका? क्या आपने उनसे पूछा कि भाई आप कौन लोग हो? डैम बनाना तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर का काम है, डैम्स बनाना तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जो मनसूबाबंदी और तरक्यात की मिनिस्ट्री है उसका काम है। अगर ये सारी मिनिस्ट्रीज अपनी जगह काम कर रही होती तो फिर हम ये क्यों हमारा रोना होता कि सदर अयूब के बाद तरबेला डैम और मंगला डैम बने, उसके बाद किसी हुक्मरान ने कोई डैम पाकिस्तान में नहीं बनाया। इंडिया ने कोई 500 डैम्स बना लिए, लेकिन हमें इस तरफ ख्याल नहीं आया। जब हमारे हुक्मरान नायल थे, जब उन्होंने डैम्स नहीं बनाने थे, तो फिर किसी ने तो इस तरफ आया और उसने हिम्मत की और लोगों ने फंड्स दिए, चाहे उसने नेशनली लिए चाहे इंटरनेशनली लिए, अरबों रुपए लिए, और वहां बादशाह डैम, दासू डैम और महमद डैम का काम शुरू हो गया ऑन ग्राउंड। प्रैक्टिकली लोगों को तो ये नजर आता है कि हाँ हमारे डैम्स बनना शुरू हो गए हैं। वो किसी ने भी किए हों, XYZ ने किए हों, आप आज इस बहस में पड़ गए हैं। उस वक्त तो पूरी कौम ने कलमा शुक्र अदा किया था कि हाँ वाकई कोई बंदा बाहर निकला है और उसने ये काम शुरू किया है। अगर आप लोगों की इतनी साख होती, अगर आप लोगों की इतना एहसास होता आप लोगों को, और आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता, तो आप यकीनन डैम्स बना रहे होते, तो ये साकिब निसार जैसे लोगों को बाहर ना निकलने की जरूरत पड़ती है। और अगर वो इस तरह निकलते तो लोग उन्हें रोकते। आपको रोकना चाहिए था कि भाई ये आपका काम नहीं है, आप कोर्ट में वापस जाएं। आपके पास लाखों केसेस कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, और आपकी जो लोअर कोर्ट्स हैं, लोअर जुडिशरी जो है, वहां क्या रिश्वत खत्म हो गई है? क्या आपके जजेस की सिलेक्शन का तरीकाकार ठीक, परफेक्टली फाइन, 100% जो है वो अच्छा आपके पास आ गया है सिस्टम? क्या जजेस की प्रोफेशनल डेवलपमेंट का सिलसिला आपका बेहतरीन है? हमारे यहाँ तो ये मजाक है कि हमारे हाई कोर्ट्स में जज किस तरह आते हैं कि जजेस जनाब जो हमारे सिविल जज, सेशन जज होते हैं, वो बेचारा 17 ग्रेड में सिविल जज आता है और वहां से वो सेशन जज बन के रिटायर होकर 18-19 में घर चला जाता है। वो हाई कोर्ट में कुछ चंद ही पहुंचते हैं, बाकी तो हाई कोर्ट्स में तो सारे हमारे पॉलिटिकली अपॉइंटेड लोग होते हैं, चाहे वो साकिब निसार हों, चाहे इफ्तिखार चौधरी हों, चाहे काजी फायज ईसा हों, चाहे उमर अताब बंदियाल हों, चाहे ये अतर मिनल्ला हों। ये सारे लोग नॉमिनेटेड हैं कि जी एक अच्छा लॉयर है, उसकी अच्छी PR है, गवर्नमेंट जो उस वक्त की गवर्नमेंट है उसके साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, चाहे उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस लड़े हों, चाहे जरदारी साहब के केसेस लड़े हों, तो वो वहां से नॉमिनेट करके सिंध से सिंध हाई कोर्ट में चले जाते हैं, बलूचिस्तान से बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चले जाते हैं। हत्ता कि इफ्तिखार चौधरी साहब फैसलाबाद के हैं, उनका डोमिसाइल, क्योंकि उनके वालिद साहब कोयटा में थे जब वो पैदा हुए थे, तो उन्होंने डोमिसाइल कोयटा का बलूचिस्तान का बनवा लिया, तो वो बलूचिस्तान के कोयटे पे बलूचिस्तान हाई कोर्ट में गए, फिर वहां से वो सीनियरिटी के बेस पे इस्लामाबाद आ गए सुप्रीम कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी पे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। अगर वो मेरिट पे पाकिस्तान पंजाब में अगर होते तो मे भी उन्हें कोई सिविल जज भी ना रखता अगर उस वक्त पे अपनी जवानी के दौर में, लेकिन बाद उन्होंने अच्छे काम भी किए। तो हमारे यहाँ तो सिस्टम ही ठीक नहीं है, हमारे यहाँ जुडिशरी के सिलेक्शन का तरीका ही गलत है। अब अगर ये जो कहते हैं कि जी हमें उन इदारों में भी जमहूरियत लानी है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आइंदा से ये होगा कि 4 जज मुस्लिम लीग नून के आगे, 4 पीपल्स पार्टी के आगे, 2 किसी और पार्टी के आगे, तो फिर वहां भी हम ये देखेंगे कि कौन मुस्लिम लीग नून का नॉमिनेटेड है और कौन पीपल्स पार्टी का। वहां भी फिर वोटिंग हुआ करेगी। अगर आपने जमहूरियत वहां इदारों में लानी है, इसका मतलब है आप इदारों को अपनी जेब में रखना चाहते हैं, जिस तरह आपने ब्यूरोक्रेसी को अपनी जेब में रख लिया है। ब्यूरोक्रेसी तो पाकिस्तान की माशाल्लाह, और पाकिस्तान की पुलिस तो इन्होंने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वालों ने बड़ी मेहनत करके पिछले 30-35 सालों में बिल्कुल खत्म कर दी है। अब हमारी पुलिस वाले की कोई साख नहीं है, हमारे किसी ब्यूरोक्रेट की कोई साख नहीं है।
सिर्फ वहां चलता है तो पैसा चलता है तो नोट चलता है, और अब नोटों में भी डील नहीं करते, अब ये डॉलरों में करते हैं डील। हमारे पाकिस्तान के यहाँ करप्शन का लेवल ये हो गया है कि किसी ऑफिसर से आपने कोई फाइल मूव करानी हो, काम कराना हो, तो वो डॉलरों में डील करते हैं और बाहर फॉरेन उन्होंने अकाउंट में रखे हुए हैं, और वो कहते हैं जी यूके में, यूएसए में, कनाडा में फलां जगह हमारा अकाउंट है, वहां इतने पैसे डिपॉजिट, डॉलर डिपॉजिट करा दें और यहाँ आपकी फाइल मूव हो जाएगी, काम कल आपका हो जाएगा। आपने इदारे ठीक नहीं किए, एक इदारा बचा था, हमारी कोर्ट बची है, अब आप कोर्ट के भी दरपे हो गए हैं, और यकीनन इनकी कोशिश ये है कि कोर्ट का हम सत्यानाश कर दें। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता यह है कि हमारी अदलिया को भी अपना एहसास नहीं है। वो कहते हैं ना कि कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा, ये एहसास ज़ियां इनके दिलों से जा चुका है। आप देखिए हमारे एक्स आर्मी चीफ कर्नल जमील बाजवा साहब ने जो कहा है कि हमारी अदलिया डर के फैसले देती है, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। ये वाकई डरे हुए लोग हैं, ये डर के फैसले देते हैं। अगर जिस दिन मरियम ने सरगोदा में अभी चंद दिन पहले जलसे में, तकरीर में, वहां जजेस के हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तस्वीरें वहां डिस्प्ले करके तकरीर में कहा कि ये लोग इस तरह कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, मतलब है गलत काम कर रहे हैं, मतलब है करप्ट लोग हैं, मतलब है वो अपना फर्ज अदा नहीं कर रहे, मतलब है वो बायस्ड हैं। अगर ये सारे इल्जामात आप पे लगे थे तो इन्हें अगली सुबह इन्हें और सारे काम छोड़ देने चाहिए थे। इन्हें मरियम नवाज को अपने कोर्ट में तलब करना चाहिए था और उसे पूछना चाहिए था कि बीबी आपने कल सरगोदा में एक अवामी जलसे में आपने हमारे जजेस की तस्वीरें वहां पब्लिक को शो करके आपने क्या इल्जामात लगाए हैं, प्रूव करें यही इल्जामात, वरना हम आपको कायदे कानून के मुताबिक सजा देते हैं। अगर ये करते तो इनकी साख बच जाती। लेकिन कमर जावेद बाजवा ने बिल्कुल सही कहा है कि ये डर के फैसले करते हैं, ये डरे हुए। एक सवाल आपने बड़ी आज दोबारा उन्हें डराना चाहती है और डरा के अपनी मर्जी का फैसला देना चाहती है। अच्छा, आपने बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट किया, मैं आपकी सारी बातें बड़ी तसल्ली के साथ सुन रही थी। मुझे ये जो कौम है इसको क्या प्रॉब्लम है कि अंधे हो गए हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? जब फैक्ट्स की बात की जाती है कि एक शख्स अगर आप अदलिया को बुरा कहता है तो आप कहते हैं जी तौहीन अदालत हो गई। एक शख्स इतना कुछ कहता है और उसकी वो पोजीशन भी नहीं है मगर उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया जाता। आप सामने बिठा के गलत बयानी कर रहे हैं। देयर माइट बी समथिंग जो सही भी होगी मगर आंखों में आंखें डाल के आप झूठ बोले तो कैसे लोग ये कहते हैं? जब हम उन हकायक से पर्दा हटाते हैं तो कैसे लोगों में इतनी करज है, वो ये कहते हैं कि हम पीटीआई का चैनल है? यानी क्या लोग अंधे गूंगे बहरे हो गए हैं कि दे कैन नॉट सी व्हाट इज द राइट एंड रॉन्ग? लोगों को कहने दें, बहुत कम लोग रह गए हैं इस तरह की बातें करने वाले। 2 दफा 4 दफा एतराज करेंगे, खत्म हो जाएंगे। अल्टीमेटली हमारी जो ऑडियंस है वो हमारा मैसेज जो है वो मैसेज तक जाता है, आम आदमियों तक जाता है। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों के लिए हम नहीं प्रोग्राम करते, हम आम पब्लिक के लिए करते हैं। अफसोस से कहना पड़ता है कि पब्लिक सुनती है, हमें कहीं मिलती है फंक्शंस में, आगे पीछे ये वो तारीफ करते हैं, सारा मानते हैं, लेकिन ये लोग एक्टिव नहीं होते। आम आदमी फोन कॉल उठा के नहीं करते, ईमेल नहीं करते, मैसेज नहीं करते, व्हाट्सएप ग्रुप्स में नहीं आते। ये जो एक्टिव लोग होते हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग होते हैं, चाहे वो नून लीग के बंदे हों, चाहे पीपल्स पार्टी के हों, चाहे पीटीआई के हों। ये इन जमातों के जो कारकुन होते हैं वो एक्टिव होते हैं, आम आदमी एक्टिव नहीं होता। लेकिन आपका मैसेज आम आदमी तक पहुंच जाता है। हमें इस वजह से अपना मैसेज नहीं बदलना, हमें इस वजह से हकायक से पर्दा उठाने की अपनी रवायत नहीं बदलनी। हमें तो बताना है कि आज किसने अच्छी बात की है, किसने बुरी बात की है। फॉर एग्जाम्पल इमरान खान ने एडिशनल सेशन जज जो इस्लामाबाद की थी ज़ेबा चौधरी, उनको इमरान खान ने एक जलसे में तकरीर में कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा, तो उसे तलब किया गया ना, अच्छा किया गया। इमरान खान को माफी मांगनी पड़ी ना, बिल्कुल सही हुआ। लेकिन उससे उस पॉइंट को अब उसका एक पॉलिटिकली पॉइंट स्कोरिंग के लिए एक केस को बना लिया गया है। अब उसे हर चौथे दिन बुला लिया जाता है। जब उस बंदे ने माफी भी मांग ली, जब वो आपके कोर्ट में आया माफी मांगने, तो जज साहिबा वहां मौजूद नहीं थी। और अगर वो समझती हैं कि उसने माफी सही नहीं मांगी तो दोबारा आके मंगवा लें। लेकिन क्योंकि एक तलवार लटका के रखनी है, पीछे राना सनाउल्लाह साहब का और इन लोगों का हाथ है, अल्लाह रहम करे इनके हाल पे। मगर इस वजह से वो केस खत्म करने पे ही नहीं आते कि एक बंदा कह रहा है कि मैंने इस सेंस में बात नहीं की थी, मैंने इस सेंस में बात की थी, और अगर आपकी दिल आजारी हुई तो मैं माफी मांगता हूं। आप उसको माफी देने के लिए तैयार नहीं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ललकारा जाता है, उन्हें कुछ नहीं कहा जाता। फिर हमारे आर्मी वाले कहते हैं जी कि हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारी बदनामी हो रही है, हम पे बात की जाती है। बिल्कुल आप पे बात की जाती है, नहीं की जानी चाहिए। लेकिन गुजरांवाला के जलसे में, जब एक जलसे में 11 दफा हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर,
जिस बंदे को 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहा हो, उसे हजार हाफ ब्रीफिंग्स मिली होंगी कि आपने किस इदारे पे बात करनी है और किस इदारे के बारे में नहीं बात करनी, कितनी बात करनी है और कितनी नहीं करनी। अगर वो बंदा गुजरांवाला के जलसे में एक स्पीच में 11 दफा DGISI और 11 दफा आर्मी चीफ, सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ तकरीर कर सकता है और उसे बुरा भला कह सकता है, और दूसरे दिन उसे तलब नहीं किया जाता, उसे पूछा नहीं जाता, तो फिर उस दिन तो दरवाजा खुल गया ना। फिर उसके बाद आप पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम पे क्यों एतराज करते हैं कि वो आर्मी पे तनकीद करते हैं या आर्मी वालों को बुरा भला करते हैं? आपको रोकना चाहिए था उस दिन, आपको एग्जाम्पल बनाना चाहिए था नवाज शरीफ को, उसे तलब करके उसे फैसला, उसके अगेंस्ट फैसला लेते कोर्ट में किसी कचहरी में, और कहते कि हाँ अगर आइंदा कोई आर्मी के खिलाफ कोई बात करेगा तो उसे ये सजा मिलेगी। आप अगर इबरतनाक सजाएं नहीं देंगे लोगों को और अपनी पसंद के लोगों को पे खामोशी कर देंगे और मुखालिफ लोगों को आप जो है कहेंगे सूली पे लटका दें, तो फिर इस तरह तो नहीं होगा। बिलाना साहब, मेरा अगला सवाल आपसे जो है ना वो ये, क्योंकि टाइम रमज़ान के दिनों में ना, दरअसल रमज़ान की ट्रांसमिशन हमारी लंबी है, मेरा आपसे सवाल जो है ना ये है कि अगर क्या ये अता बंदियाल साहब को हटा सकते हैं, क्योंकि जज एवरी जज इज़ वेरी एक्टिव नाउ, तो ये किस सिमत में पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं? क्या ये अता बंदियाल को रोक सकते हैं? क्या कोई कानूनी चारा जो मुमकिन है? मेरे ख्याल में तो क्लियर कट ये मैसेज अता बंदियाल साहब तक पहुंच गया है कि आपको और आपके साथ जो जस्टिस एजाजुल हसन हैं और एक जस्टिस मुनीब अख्तर हैं शायद, कि इनको जो है वो किया यहाँ से, मतलब है कॉर्नर करना आपको मकसूद है, निकालना नहीं है तो कम से कम कॉर्नर करना मकसूद जरूर है। चीफ जस्टिस तो नहीं रह सकते अगर उनके खिलाफ इस तरह का एक पैरल कोर्ट इन्होंने लगा दी कल तक, जिस तरह की जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब से इन्होंने लगवाई थी। हाँ, अब इम्तिहान काजी फायज ईसा साहब का भी है, क्योंकि वो भी अपने आप को एक अपराइट जज कहते हैं और उनके बारे में ये तासर भी है। उन पे जो इल्जाम लगा था उनकी सरीना ईसा, उनकी जो मिसेज हैं, उनके हवाले से इन्होंने, इनकी वाइफ के हवाले से, कि इन्होंने यूके में अपार्टमेंट खरीद लिया और उसे डिक्लेयर नहीं किया। वो ठीक बात होगी कि उनका बच्चा वहां पढ़ने गया था और उन्होंने कहा रेंट पे लेने की बजाय, पैसे थे इन्होंने कमाए हुए थे या खानदानी थे जैसे भी थे, तो उन्होंने वहां खरीद लिया और उसे वो डिक्लेयर नहीं कर सके। लेकिन आपको याद होगा कि उसकी हियरिंग के दौरान, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान सरीना फायज ईसा ने कहा था, जनाब जज साहब आप बिल्कुल मुझसे सारी तफसील मांग लें, मैं सारी तफसील दे लूंगी, लेकिन ये ज़हन में रखें कि जब मैं तफसील दूंगी तो आपको भी देनी पड़ेगी। उसने एक एक जज की तरफ इशारा करके कहा था और उसके बाद जज, हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान बिल्कुल जाग की तरह बैठ गए थे और वो केस खत्म हो गया था। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है कि हर इंसान की जान, काजी फायज ईसा साहब की अपनी जान इस धमकी से छूटी थी जो उनकी मिसेज ने धमकी दी थी कोर्ट में, वरना काजी फायज ईसा साहब पे भी केस बना हुआ था। अच्छा, अब मैं कोई भी नहीं है। काजी फायज ईसा साहब का इम्तिहान है, काजी फायज ईसा साहब का इस वक्त इम्तिहान है कि अगर वहां डिवीजन की कोशिश करें हमारे मियां नवाज शरीफ एंड ग्रुप अपने साबका तजर्बात की रोशनी में कि एक दफा फिर रिफ्ट वहां डाल दी जाए, तो ये इम्तिहान है काजी फायज ईसा साहब का कि क्या वो अदलिया के अंदर रिफ्ट के इस कोशिश का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस तो 4 महीने बाद बनना ही बनना है जी। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज्जत से भी बनना है, उन्होंने डिसाइड करना है कि उन्होंने इज्जत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है रूटीन में, या उन्होंने वक्त से पहले 4 महीने पहले मुस्लिम लीग नवाज और राना सनाउल्लाह गैंग की बात मान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है, जिससे में एक बुरी तरह नाम लिखा जाएगा, जिस तरह सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब को लोग आज आप एक बुरे लफ्जों से लोग याद करते हैं। अच्छा, मेरा बिलाना साहब आपसे सवाल ये है कि ये बदले की मेरा ख्याल है सियासत भी चल रही है, क्योंकि इमरान खान साहब के दौर में जस्टिस फायज ईसा साहब के साथ बहुत ज़्यादती भी हुई थी, फिर सरीना वलीम साहब ने उनको चुप भी करा दिया था। मेरा ख्याल है वो रंजिश तो उनके दिल में नहीं है कि नाउ दे आर रेडी कि हर चीज़ जो उसको फेवर कर रही है उसको मिसमार कर दिया जाए। नहीं, रंजिश जो है वो तो रंजिश होगी राना सनाउल्लाह की होगी, रंजिश होगी शहबाज शरीफ की होगी, रंजिश होगी इन लोगों की, क्योंकि पंजाब में इलेक्शन सर पे है और उन्हें पता है आज इलेक्शन हो गया तो ये होगा। रंजिश इनकी सिर्फ इस एक फैसले पे रुकी हुई है और वो इमरान खान वर्सेस मुस्लिम लीग नून रंजिश है। इमरान खान वर्सेस मुतवक्किल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा नहीं होनी चाहिए। हाँ, बतौर इंसान, बहसियत इंसान उनके होगी, लेकिन इमरान खान ने बड़ेपन का सबूत दिया। आपको याद होगा कि एक इंटरव्यू में उसने कह दिया था कि वो एक गलत था, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को रेफरेंस नहीं भेजना चाहिए था। अब वो रेफरेंस बनवाने वाले कौन थे? वो हमारे उस वक्त के वजीर कानून फरोग नसीम साहब थे, बैरिस्टर फरोग नसीम MQM वाले,
और फरोग नसीम साहब के बारे में कहा जाता था कि ये पिंडी वालों की मर्जी के बगैर नहीं चलते। तो एक गलत फैसला तो इमरान खान से करवाया गया उनके वजीर कानून के तहत, और वो वजीर कानून सिर्फ वो फरोग नसीम थे और एक आध शायद कोई और लॉयर था, बाकी सारे जितने इनके लॉयर थे इनकी पार्टी में जो लॉ से मुतल्लक लोग हैं वो सारे इस बात के खिलाफ थे कि ये ना करें। आरिफ अलवी साहब तो एक डेंटिस्ट हैं, वो लॉयर तो नहीं है, उनके पास तो इन्होंने एक रेफरेंस भेजा, उन्होंने बना के भेज दिया और वो फिर चला, और उसे फिर सीरियसली इन्होंने लड़ा भी नहीं। और फिर वही बात के डर के फैसले करते हैं हमारे जज साहबान, और लिटरली ये तो सबूत है कि सरीना ने धमकी दी तो जज साहबान वहां दबक गए और वहां फैसला नहीं दे सके। वो तो इस तरह हुआ था। अब अगर फायज ईसा ने, क्योंकि फायज ईसा साहब का अपना टेन्योर है, उनका अपना एज ए सीनियर मोस्ट जज, उनके चांसेस हैं कि उन्होंने 3-4 महीने बाद बनना ही बनना है। उन्हें क्या जरूरत है कि वो आज इनका आलाकार बन के अपने आप पे एक इस तरह का एक स्टैंप लगवा लें कि ये मुस्लिम लीग नून के हैं और इन्होंने अपने एक सीनियर जज के खिलाफ बगावत करके ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने थे। वो ऐसा क्यों करेंगे? अगर वो करेंगे तो गलत करेंगे, उन्हें कंडेम किया जाता रहेगा बड़ी देर तक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा आप को क्या लगता है कि एक मामूली सी बात है कि इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन नहीं करवाने, उसके इलेक्शन ना करवाने में, और राना सनाउल्लाह साहब ओपनली ये बात कह रहे हैं या हम होंगे या इमरान खान होगा। तो मेरे क्विक, यू हैव 3 मिनट्स, ताकि फिर उसके बाद न्यूज़ को लेके चलें, इसको आप एनालाइज कर लें। क्या आर वी हेडिंग टूवर्ड्स एमरजेंसी, नॉट नाउ इन अक्टूबर, क्योंकि इलेक्शन तो सर इस साल नहीं होते, गारंटीड इस साल इलेक्शन करवाने का बिल्कुल इनका प्रोग्राम नहीं है, प्लान नहीं है, क्योंकि इलेक्शन में नजर आ रहा है क्लियर कट शिकस्त है उनकी। हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जो है उमर अता बंदयाल और उनके साथ जो जज साहबान जो भी बैठे हुए हैं, हियरिंग कर रहे हैं इस वक्त इलेक्शन वाले केस की, अगर वो इसको मजीद लंबा ना करें, अब इन्होंने कल बुलाया हुआ है सेक्रेटरी फाइनेंस को और सेक्रेटरी डिफेंस को, वो कायदे कानून पे चल रहे हैं, बुक पे चल रहे हैं, बुक पे चलने वाला दौर नहीं रहा, यहाँ तो 1 2 3 करने वाला है जो काम इन्होंने किया है। अगर तो उन्होंने इलेक्शन का फैसला देना है तो वो कल उनको 2 मिनट सुन के फैसला दे दें। क्यों कि इस वक्त तक उन पे इस जो अमेंडमेंट है उसका इतलाक नहीं हो रहा, क्योंकि अब कौमी असेंबली से पास होगा, सेनेट में पास होगा, सेनेट से पास होने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगी ये कानून साजी, तो वो कानून साजी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपने पास रख सकते हैं एक टाइम तक, उसके बाद वो उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, फिर दोबारा वो एक टाइम होता है उसके अंदर वो कानून बनेगा। उस वक्त तक, इस वक्त जो उनकी पोजीशन है, और जो केसेस कानून बन भी गया तो वो आज के बाद के जो केसेस होंगे उन पे उस पे अप्लाई होगा, पिछले केसेस पे अप्लाई नहीं होगा। और इस पे अप्लाई इस सूरत में भी नहीं होता कि ये 100 मोटो एक्शन उन्होंने लिया था, लेकिन इस दौरान 3 वहां पहुंची हुई थी पटिशंस। एक पटिशन थी स्पीकर पंजाब असेंबली सफ्तान खान नियाजी की, एक पटिशन थी स्पीकर सरहद असेंबली मुश्ताक गनी की, केपीके के असेंबली के स्पीकर की, और एक पटिशन पीटीआई की तरफ से सलमान अकरम राजा ने की हुई थी जो पीटीआई के लॉयर हैं। 3 पटिशंस गई हुई थी जिनको क्लब किया था इन्होंने, उस 100 मोटो एक्शन के साथ मिलाया था। तो वो सिर्फ पटिशन पे, सिर्फ 100 मोटो पे काम नहीं कर रहे, वो पटिशन पे भी काम कर रहे हैं। तो इसलिए वो इस पे अवॉइड बच भी सकते हैं इस सूरत में भी, और दूसरी सूरत में भी कि कानून साजी तो आइंदा के केसेस पे होगी, इस पे नहीं होगी। इस पे जितना जल्दी अता बंदयाल फैसला दे लेंगे शायद उनकी और उनकी बचत हो जाएगी। अदरवाइज इन्होंने पूरा इरादा किया हुआ है, वो रेजिस्ट करेंगे, और अगर इस रेजिस्टेंस के नतीजे में भी और अगर फैसला दे भी दिया तो उसके बाद भी इन्होंने ये बहाना बनाना है कि क्यों कि अब इदारों का आपस में टकराव हो रहा है, इसलिए इमरजेंसी लगा दी जाए। और स्पेशली अगर आसिम मुनीर साहब को इंटरनेशनली भी वो अंडर प्रेशर हैं इस सेंस में कि उन पे एतराजात हो रहे हैं, तो आपको पता है कि जब बंदे को ये लगे कि मैं बिल्कुल दीवार के साथ लग गया हूं और मुल्क में हालात भी ऐसे हैं कि कोई किसी को अपनी जगह पोजीशन किसी की नहीं है इतनी स्ट्रांग कि कोई खड़ा हो जाए अपनी बात पे, तो फिर ये चांस उनका लग सकता है और वो इमरजेंसी लगा सकते हैं, बल्कि वो खुद ही आ सकते हैं जो इंतहाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, और वो खुद ही आ सकते हैं। देखिए जी साहब, ये बहुत बड़ा इशारा है जो DGISPR ने आज ट्वीट किया है, ये बहुत बड़ा इशारा है, और इंटरनेशनल प्रेशर्स कहीं ना कहीं अब आ गए, और ह्यूमन राइट्स के हवाले से लोग ज़्यादा सरगर्म भी हो जाया करते होते हैं। फैज़ बनान साहब बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह कल तो आपसे रेगुलर बात होनी है। कैसा जा रहा है आपका रमज़ान, और रमज़ान के लिहाज से कोई दुआ का तरीक़ाकार भी बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। असल में रमज़ान का जिस तरह कहते हैं ना कि हर नेकी जो है वो आपको मल्टी टाइम्स ज़्यादा मिलती है, इसी तरह क्योंकि एक माहौल होता है, आप सुबह रोज़ा रखते हैं, एक आपके अंदर एक तहारत फील होती है आपको कि आप यू आर डूइंग समथिंग गुड, और फिर सारा दिन आपको ये एहसास होता है, लोग तकियतन कहते हैं कि आप तो रोज़े से हैं, या बंदे को खुद फील होता है कि मैं रोज़े से हूँ। इसका मतलब है आप अल्लाह के करीब हैं। जब आप अल्लाह के करीब हैं तो आप अल्लाह की कुर्बत के दौरान आप जब अल्लाह से कोई बात करेंगे, 1 दफ़ा बात करेंगे, 2 दफ़ा बात करेंगे, 3 दफ़ा बात करेंगे,
तो अल्लाह रहीम रहमान है, रहीम है, वो सुनता है। इसलिए आप रोजे के दौरान ज्यादा से ज्यादा अल्लाह से दुआ मांगें, अल्लाह से अच्छाई की दुआ मांगें, पाकिस्तान के लिए दुआ मांगें, अपने लिए मांगें, अपने अजीजों रिश्तेदारों मिलने वालों के लिए मांगें, इंसानियत के लिए मांगें। अभी आपको पता है कि हम कोविड की एक आलमी वबा से निकले हैं, अल्लाह ना करे कि फिर हम किसी ऐसी मुश्किल में गुजरें। और स्पेशली जो इस वक्त वर्ल्ड वाइड एक इकनॉमी की सूरत हाल है और लोगों के जीना महाल हो गया है, लोग किसी भी दुनिया के किसी भी खत्ते में हैं, आप कहीं भी चले जाएं, वहां इन्फ्लेशन इतनी तेजी से ऊपर गई है कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। तो अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह हम पे रहम कर, हमारे हालात को बेहतर कर और हमारा आने वाला कल हमारे आज से बेहतर हो। बहुत शुक्रिया जनाब फयाज़ बेलाना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल लुकिंग फॉरवर्ड आपसे दोबारा बात होने के लिए। रमज़ान में थोड़ी सी आपको पता ही है कि रूटीन्स चेंज भी होंगे। शुक्रिया फयाज़ बेलाना साहब। अभी तक हम